हेलो एवरीवन, सो आई वेलकम यू ऑल एट अन अकेडमी में आपका स्वागत है। एंड दिस पर्टिकुलर वीडियो इज अबाउट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड दिस इज वीडियो पार्ट सेकंड। जिन भी बच्चों ने वीडियो पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है, प्लीज गो एंड वॉच द वीडियो पार्ट फर्स्ट, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड द वीडियो पार्ट सेकंड, राइट। जिसके अंदर मैंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बेसिक्स मैंने इसके अंदर कवर करें। यहाँ पर अभी तक मैंने आपको 38 आर्टिकल तक पढ़ा दिया था, अब अपन 39 आर्टिकल से स्टार्ट करेंगे, राइट। So before start, I want to let you know that you are at an academy platform, and first of all, I want to congratulate Jagrati Avasthi. She scored AIR second rank, and she is the plus student of ours, right? Apart from that, अगर आप देखेंगे तो अन अकेडमी के बहुत सारे लर्नर्स जो हैं इस बार यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन के अंदर अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि फॉर टॉप 20 के अंदर 7 रैंकर्स हैं, 21 से 100 में देखें 20 रैंकर्स हैं, 101 से 761 के अंदर 142 लर्नर्स आर देयर from the Unacademy side. If you want, and this is the top rankers. अगर आप देखेंगे टॉप 50 के अंदर हमारे 15 स्टूडेंट्स हैं, राइट। सो अगर आप भी अनअकैडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो दो तरीके हैं आपके पास अनअकैडमी ज्वाइन करने के लिए। पहला तरीका है आइकनिक सब्सक्रिप्शन, सेकंड इज प्लस सब्सक्रिप्शन। सो लेट्स अंडरस्टैंड द प्लस सब्सक्रिप्शन फर्स्ट ऑफ ऑल। प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको क्या होगा कि 100 प्लस टॉप एजुकेटर्स विल बी अवेलेबल टू यू, एंड इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस प्लस द टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड की जाएगी इसके अंदर, टेस्ट सीरीज, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लस के अंदर आपको कंप्लीट कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज प्लस नोट्स प्लस लोन फैसिलिटीज आल्सो अवेलेबल ऑन दिस प्लस सब्सक्रिप्शन, राइट। इसके अलावा आइकनिक सब्सक्रिप्शन में जो भी प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर बेनिफिट्स होंगे वो तो है ही आपके पास, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक अलग से टीम होगा, टीम ऑफ मेंटर्स विल बी देयर टू गाइड यू, टू टीच यू, राइट। एंड इसके अंदर आपकी जो कोचिंग होगी वो पर्सनलाइज्ड हो जाएगी। आइकनिक के अंदर आपके प्लस बेनिफिट्स तो रहेंगे, इसके अलावा पर्सनलाइज्ड कोचिंग हो जाएगी, पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर विल बी प्रोवाइडेड टू यू। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट देखिए दिस इज द फीस स्ट्रक्चर। आप देख सकते हैं 1 ईयर की फीस इज 49,500, बट इफ यू टाइप द कोड लाइव डीवी यू विल गेट 10% डिस्काउंट। एंड इसी तरह से आइकनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको 74,500 इज द फीस। अगर आप लाइव डीवी कोड यूज करेंगे तो यहाँ पर भी आपको 10% डिस्काउंट यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा, राइट। इसी तरह से ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हैं। दिस इज द ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन चार्ज शीट, 1 ईयर, 2 ईयर एंड 3 ईयर का चार्ज आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर भी लाइव डीवी कोड इज इंपॉर्टेंट। देखिए लाइव डीवी कोड यूज करने का ये भी बेनिफिट है कि पर्सनली आई विल बी अवेलेबल फॉर यू, राइट। तो लाइव डीवी कोड यूज करेंगे तो 10% डिस्काउंट यहाँ पर भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, राइट। चलिए अनअकैडमी आपके लिए बहुत सारी इनोवेशंस लेकर आता है। जैसे वन ऑफ द इनोवेशन इज अनअकैडमी कॉम्बैट। कॉम्बैट के अंदर क्या है, कंपटीशन है जिसके अंदर अगर आप विन करते हैं, है ना। कंपटीशन ऐसा नहीं है कि आपको कंपटीशन जो है वो भी पढ़ाई से रिलेटेड ही है। इस बार ज्योग्राफी का कॉम्बैट है, 50 क्वेश्चंस 60 मिनट्स के अंदर आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। अगर आप अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं, राइट, तो 1 से 3 सब्सक्रिप्शन रैंकर्स को 1 ईयर का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलता है, कॉम्बो सब्सक्रिप्शन, राइट। दैट इज द ऑप्शनल प्लस जीएस सब्सक्रिप्शन विल बी देयर। इसी तरह से 4 से 10, 11 से 50, 51 से 50 रैंक को इस तरह का स्कॉलरशिप मिलता है, प्रोवाइड करती है अनअकैडमी, राइट। तो अगर आप में अंदर कैलिबर है, आपके अंदर पोटेंशियल है, तो यू कैन गो फॉर दिस यूपीएससी कॉम्बैट, अनअकैडमी कॉम्बैट, ठीक है। इसके अलावा 20 अल्टीमेट बुक्स आर प्रोवाइडेड बाय द अनअकैडमी एजुकेटर्स। ये बुक्स जो हैं, दिस आर द अल्टीमेट बुक्स, दिस विल एक्ट एज ए व्हाट नोट्स फॉर यू, राइट। इसी तरह से लोन फैसिलिटीज आल्सो प्रोवाइडेड बाय द अनअकैडमी। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी लाइव डीवी कोड के साथ आप लोन ले सकते हैं। 20 बुक्स 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन के ऊपर आपको 20 फ्री रही मिलेगी। ये यूपीएससी कॉम्बैट जो है इसके अंदर भी लाइव डीवी कोड आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अनअकैडमी पे मैं क्या पढ़ा रहा हूँ अभी, ठीक है, प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर। तो इंटरनेशनल रिलेशन आई एम टीचिंग इंटरनेशनल रिलेशंस। इसके अलावा इथिक्स का मैं कोर्स ले रहा हूँ। इथिक्स मतलब जीएस पेपर 4, जिस पेपर फोर्स मतलब इथिक्स, एप्टीट्यूड एंड इंटेग्रिटी का कोर्स मैं इसके अंदर ले रहा हूँ, जिसमें कंप्लीट कवरेज ऑफ इथिक्स विल बी देयर। इसी के साथ साथ मॉडर्न हिस्ट्री भी मैं इसके अंदर पढ़ाता हूँ अनअकैडमी पे। सो ऑल दिस कोर्स विल बी अवेलेबल टू यू वंस यू जॉइन द अनअकैडमी प्लस, राइट। फ्री टेस्ट सीरीज इज आल्सो अवेलेबल ऑन अनअकैडमी। अगर आप अनअकैडमी पे फ्री टेस्ट सीरीज करना चाहते हैं तो भी आपको कोड यूज करना पड़ेगा, दैट इज लाइव डीवी कोड, राइट। इसी तरह से आप देख सकते हैं 29 सितंबर से नए बैचेस स्टार्ट हो गए, 2 इयर्स बैच। इसी तरह से 18 अक्टूबर से नया बैच स्टार्ट हो गया। यू कैन सी दिस वन, दिस इज आंसर राइटिंग प्रोग्राम। आंसर राइटिंग प्रोग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूपीएससी सीएससी, तो हम अलग से ये आंसर राइटिंग प्रोग्राम आपको करवाते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, राइट। चलिए 11 अक्टूबर से एक गुड न्यूज है आपके लिए। 11 अक्टूबर से जब आपका प्रीलिम्स खत्म हो जाएगा 10 अक्टूबर को, तो वी आर बैक, ठीक है, विद योर फंडामेंटल्स। आई वांट टू मेक योर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो मैं अब एनसीईआरटी पे फोकस करूंगा, ठीक है। आपको बहुत पढ़ा लिया मैंने इस तरह से, ठीक है, जो भी आपका करंट अफेयर्स और ये सब था। तो मेरे को मार्च तक आपका स्टैटिक पोर्शन कवर करना है फॉर द नेक्स्ट
प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, नेक्स्ट तो सब देंगे ही, ठीक है, चाहे से कितना भी अच्छा मेंस हुआ हो, इंटरव्यू इज वेरी वेरी डाइसी, तो नेक्स्ट तो एग्जामिनेशन सब देंगे। तो मार्च तक मैं आपका फंडामेंटल्स के ऊपर वर्क करूंगा, जिसमें सारी एनसीईआरटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी एनसीईआरटीज, ये सारी एनसीईआरटीज मैं इसके अंदर कवर करूंगा, प्लस इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी ऑल्सो। और इसके साथ साथ मैं आपका पहले फंडामेंटल कवर करूंगा, उसके बाद आपको करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा, मार्च से करंट अफेयर्स में आपको करवाऊंगा, राइट। तो 11 अक्टूबर से हिस्ट्री की एनसीईआरटी हम स्टार्ट कर रहे हैं, हिस्ट्री एनसीईआरटी विल बी देयर, 6th क्लास की एनसीईआरटी से अपन करेंगे, सारी एनसीईआरटीज करेंगे, राइट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके फंडामेंटल स्ट्रांग हो जाएंगे वंस एक बार प्रीलिम्स देके आए और 11 अक्टूबर से वापस लग जाए, ठीक है। हम आपको कोई भी रिलैक्सेशन नहीं देना चाहते हैं, राइट। तो देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट सेकंड, पार्ट फर्स्ट में मैंने बताया था कि क्या मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज का, और बहुत सारे आर्टिकल्स आपको पढ़ाए थे, और मैंने ये भी बताया था कि रॉ कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ना ही पड़ेगा इसके अंदर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। Now we are dealing with the Article 39, the most important, one of the most important article of the Constitution. Entire Constitution में देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। क्यों इंपॉर्टेंस है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, ये हम इसके अंदर पढ़ेंगे, राइट, इसके अंदर समझने की कोशिश करेंगे, राइट। तो देखिए, सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज टू बी फॉलोड बाय द स्टेट, कुछ प्रिंसिपल्स दे रखे हैं इसके अंदर कि क्या स्टेट को फॉलो करना चाहिए। अब इन प्रिंसिपल्स के बारे में हम इसके अंदर बात करेंगे। तो पहला प्रिंसिपल 39(1), ठीक है, 39A अपन पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अंदर F तक प्रिंसिपल है, 39A से F, और ऑल प्रिंसिपल आर इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है 39B और 39C। 39B और 39C सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, वो हमको इसके अंदर पढ़ना होगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये समझते हैं कि ये 39 के अंदर सबसे पहले ए प्रिंसिपल क्या है। देखिए, स्टेट शैल इन पर्टिकुलर डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स सिक्योरिंग, क्या सिक्योर करना चाहिए इसको स्टेट को, दैट द सिटीजंस मैन एंड वीमेन इक्वली। अब यहां पर मैन एंड वीमेन के बारे में बात करी जा रही है, ठीक है। उनको राइट मिले टू एन एजुकेट लाइवलीहुड, मतलब मैन एंड वीमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने की बात हो रही है, दैट द सिटीजंस, जिसके अंदर मैन एंड वीमेन इक्वली, इस तरह से लिखा हुआ है। तो देखिए, स्टेट को पॉलिसी बनाने के लिए जब ये बोल रही है तो इक्वलिटी मेंटेन करे, देयर शुड नॉट बी एनी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ये आर्टिकल इसके अंदर अपन को बता रहा है, राइट। हैव द राइट टू एन एजुकेट मींस ऑफ लाइवलीहुड, दोनों को जीविका चलाने का इक्वल अधिकार हो, ठीक है। एजुकेट मींस ऑफ लाइवलीहुड के लिए इक्वल अधिकार हो, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज 39B। 39B इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ठीक है। 39B को अपन समझते हैं पहले, व्हाट इज 39B। तो ये समझो, 39B जो आर्टिकल है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और 39B एंड 39C, ठीक है। 39B क्या कहता है, 39B ये कहता है ओनरशिप एंड कंट्रोल, ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज, मतलब कि मटेरियल रिसोर्सेज क्या होगा, जैसे लैंड है, किसी भी चीज को बनाने के लिए आपको मटेरियल चाहिए होता है, लैंड है, लैंड एक मटेरियल है, ठीक है। इसी तरह से लेबर है, तो ओनरशिप और कंट्रोल ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, राइट, इनका ओनरशिप और कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ कम्युनिटी, वो ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए सो दैट इट कैन सबसर्व कॉमन गुड। इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच ए मैनर सो दैट इट कैन सबसर्व द कॉमन गुड। देखिए, शुड बी बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड, should be distributed in such a manner so that it can subserve the common good। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपने किसी एक के हाथ में ही ओनरशिप एंड कंट्रोल दे दिया, ऐसा ओनरशिप एंड कंट्रोल होना चाहिए जिससे कि सबका भला हो, ठीक है। देयर शुड नॉट बी ऐसा कि माइट इज राइट वाली पॉलिसी चल रही है, राइट। तो 39B ऐसा कहता है ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज शुड बी इन सच ए मैनर सो दैट इट कैन सबसर्व कॉमन गुड, ठीक है। तो कॉमन गुड को सबसर्व करें, कॉमन का मतलब क्या होता है, कॉमन गुड क्या होता है, कॉमन गुड जैसे पब्लिक गुड होता है, राइट, दैट इज कॉमन गुड, ठीक है, कि जो सब यूज कर सके, हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए आपको कि ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज जो है, जिससे मटेरियल रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज होते हैं, जिससे चीजें बनेंगी, ठीक है। जैसे आपको मान लो स्कूल खोलना है तो आपको इसके लिए क्या चाहिए, लैंड चाहिए। अगर मान लो लैंड सारी मेरे पास ही है दुनिया में, फिर क्या करोगे, समझ में आ रहा है, फिर स्कूल कैसे खोलोगे। तो स्टेट से तुम बोल रहे हो कि स्टेट स्कूल खोल लो, पर सारी लैंड मान लो देवराज वर्मा के पास, अब खोल लो स्कूल, मैं नहीं दे रहा लैंड स्टेट को। तो दैट्स व्हाई ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज किसके पास ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज होना चाहिए जिससे कि कॉमन गुड को सबसर्व अपन कर सके, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल 39B। आपको 39B ऐसे ही याद करना है, बिल्कुल जैसे कि लिखा हुआ है कि ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज शुड बी इन सच ए मैनर सो दैट इट कैन सबसर्व कॉमन गुड। एक बार वापस बोलें,
ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज शुड बी इन सच ए मैनर सो दैट इट कैन सबसर्व कॉमन गुड, बेस्ट तरीके से सबसर्व कर सके कॉमन गुड को, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। इसी तरह से 39C आर्टिकल, अब ये मैं इसका इंपॉर्टेंस आपको बताऊंगा, ठीक है, इन आर्टिकल्स की इंपॉर्टेंस मैं आपको बताऊंगा। 39C आर्टिकल जो है इसके अंदर क्या लिख रखा है, इसके अंदर ये लिख रखा है ऑपरेशन ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है, इकोनॉमिक सिस्टम का ऑपरेशन ऐसा होना चाहिए डज नॉट रिजल्ट, कि ये रिजल्ट ना करे, इकोनॉमिक सिस्टम का ऑपरेशंस, ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिसी आपको ऐसे फॉर्मुलेट करनी चाहिए, कहीं ऐसे फॉर्मुलेट करनी चाहिए कहीं ये कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ की तरफ नहीं चल जाए, है ना। ये कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ कि मतलब भाई मान लो तुमने एक को ही सब कुछ दे दिया कि अंबानी जी ही ग्रो कर रहे हैं, अडानी जी ही ग्रो कर रहे हैं, बाकी इनइक्वालिटी विल बी देयर। गिनी कोफिशिएंट इंडिया के अंदर मान लो बहुत ज्यादा हो गया, इनइक्वालिटी जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई, कुछ लोग ही अमीर रह गए, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसी पॉलिसी नहीं बनानी है। क्या कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन इज डायरेक्टिंग स्टेट कि ऐसे प्रिंसिपल फॉलो करो जिससे कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो जाए किसी के, ठीक है, किसी के पास कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं हो। आई होप यू आर गेटिंग दिस वन, ठीक है। तो मींस ऑफ प्रोटेक्शन टू द कॉमन डेट्रीमेंटल, कि जिससे कहीं कॉमन डेट्रीमेंट नहीं हो जाए, राइट। तो इस तरह का कंसंट्रेशन ऑफ मींस ऑफ प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। मींस ऑफ प्रोडक्शन अगेन दैट इज सेम, ठीक है। मींस ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, जिससे कि आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो मींस ऑफ प्रोडक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि वो कॉमन डेट्रीमेंटल की तरफ चल जाए। तो 39 भी ऐसे कह रहा है मटेरियल ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज शुड बी इन सच ए मैनर सो दैट इट कैन सबसर्व कॉमन गुड। पॉइंट नंबर 1। 39 से कह रहा है कि पॉलिसीज ऐसी बनाओ अपनी, ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब क्या है, इस तरह का इकोनॉमिक सिस्टम बनाओ, इस तरह की इकोनॉमिक पॉलिसी बनाओ जिससे कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो। अब ये दोनों आर्टिकल कितने इंपॉर्टेंट है आप समझ रहे हैं। 39A अपन याद करते हैं, 39 स्मॉल ए, ठीक है, इसका 39 क्लॉज है, ये क्या बोल रहा है 39A ऐसे बोल रहा है कि आपको एडुकेट लाइवलीहुड, मैन एंड वीमेन आ रहा है उसके अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये बोल रहा है कि मैन एंड वीमेन जो होता है दैट इज इंपॉर्टेंट, कि मैन एंड वीमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि एडुकेट लाइवलीहुड वो करें, राइट। 39 भी कहता है कि मटेरियल और रिसोर्सेज का ओनरशिप और कंट्रोल ऐसा होना चाहिए सो दैट इट कैन सबसर्व कॉमन गुड, सबके लिए हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि मेरे लिए फिर आपके लिए हो, सबके लिए हो, कॉमन गुड को सबसर्व। ये बोल रहा है कि इकोनॉमिक पॉलिसीज ऐसी ना हो जाए तुम्हारी कि कॉमन डेट्रीमेंटल की तरफ चल जाए। समझ में आ गया, ये 39C आर्टिकल। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन 39B एंड 39C क्या है। अब समस्या ये आती है 39B एंड 39C इतनी अच्छी अच्छी बातें कह के गए, बट यहां पर देयर इज ए कंफ्लिक्ट है किसमें, फंडामेंटल राइट वर्सेस डीपीएसपी के अंदर। और इसमें हम बहुत सारे केसेस भी पढ़ेंगे, जैसे चंपाकम दोराई राजन केस, जैसे कि गोलकनाथ केस, जैसे कि केशवनंद भारती केस, जैसे कि हम पढ़ेंगे मिनर्वा मिल केस। ये सारे केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है। आई विल लेट यू नो इन द लास्ट, ठीक है, कि कैसे कैसे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। तो लेट्स अंडरस्टैंड फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में क्या समस्या आ गई। देखो इतनी प्यारी प्यारी बातें कह दी 39B 39C के अंदर कि ऐसा ऐसा कर दो, ये सब कर दो, पर देखिए कि हमको आजादी मिली 1947 के अंदर, और उससे पहले क्या था सिस्टम के अंदर, जमींदारी सिस्टम बोलते हैं, जमींदारी सिस्टम, ठीक है। जमींदारी सिस्टम में क्या था कि ऊपर अंग्रेज बैठे हैं सर पे, ये अंग्रेज हैं ब्रिटिशर्स, और जमींदार्स आर जस्ट लाइक ए मिडिलमैन, ठीक है, जिसके पास सारा ओनरशिप है लैंड का, जमींदार्स, ठीक है, इनके पास सारा ओनरशिप है लैंड का, मानते हो बात। और नीचे टीनेंट्स थे। तो लैंड की ओनरशिप किसके पास थी, लैंड की ओनरशिप जमींदार्स के पास थी। अब ब्रिटिशर्स तो चले गए, अब बिल्कुल ध्यान सुनना, दिस इज इंपॉर्टेंट। ब्रिटिशर्स चले गए 1947 के बाद, आजादी मिल गई में, ब्रिटिशर्स चले गए, पर ये जमींदार्स को छोड़ गए। और सारी जो लैंड थी, चंक ऑफ मतलब सारी जो बल्क ऑफ लैंड थी, दैट वाज इन द हैंड ऑफ द जमींदार्स, ये सब जमींदार्स के पास है। अब जमींदार्स कह रहे हैं, अब देखो मान लो कि मैं स्टेट हूं, ये स्टेट है, ठीक है। अब स्टेट चाहता है कि स्कूल बने, है ना, स्टेट चाहता है कि भाई देखो 39B ऐसा बोल रहा है स्टेट से कि मटेरियल रिसोर्सेज, ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज, मटेरियल रिसोर्सेज क्या है, जमीन, ठीक है, जमीन तो भाई सारी जमींदार के पास है, मान लो इस जमींदार के पास ये जमीन है। स्टेट ने कहा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने आज्ञा दी है, उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है, डायरेक्शन दी है कि हमें वेलफेयर ऑफ द स्टेट करना है, ठीक है, वेलफेयर ऑफ पीपल करना है। तो उन्होंने कहा करो, हमने क्या मना करा, जमींदार साहब आपकी लैंड चाहिए हमें। जमींदार साहब ने कहा आई हैव राइट टू प्रॉपर्टी, पहले ये फंडामेंटल राइट। अगर तुमने मेरा जमीन लिया, ठीक है, अगर तुमने कोई भी ऐसी चीज लगाई, जैसे एक होता है लैंड सीलिंग एक्ट। अब लैंड सीलिंग एक्ट क्या होता है समझो, लैंड सीलिंग एक्ट का मतलब क्या होता है अपन समझते हैं इसके अंदर, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है, लैंड सीलिंग एक्ट क्या होता है ये समझते हैं। लैंड सीलिंग एक्ट के मतलब मान लो किसी एक पर्सन के पास कुछ जमीन है, ये उसके पास जमीन है ना, मान लो 100 बीघा जमीन,
100 बीघा जमीन है इसके पास, ठीक है। तो क्या होगा कि गवर्नमेंट ऐसे बोलेगी भाई देखो इतनी जमीन तुम्हें चाहिए नहीं, ठीक है, तो तुम क्या करो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास लैंडलेस है, दीज आर द पीपल्स व्हिच आर लैंडलेस, ये लोग हैं इनके पास जमीन ही नहीं, समझ में आ रहा है। तो गवर्नमेंट ऐसे बोलेगी भाई साहब आप है ना 40 बीघा जमीन अपने पास रखो, और बाकी ये जो सारी जमीन होगी ना 60 बीघा जमीन ये हम ले लेंगे, हम मतलब स्टेट ले लेंगे, स्टेट का ओनरशिप एंड कंट्रोल हो जाएगा इसके ऊपर, और हम इनमें बांट देंगे। अब जैसे ये पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं, हम तो 39 भी 39 से अप्लाई कर रहे हैं, स्टेट बोल रहा है, तो वैसे ही ये बोलता है कि भैया आई हैव, ये जमींदार क्या बोलेगा कि मेरे पास फंडामेंटल राइट है, आई हैव फंडामेंटल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी। लेके बताओ, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा सीधे आर्टिकल 32 में, और ऐसे बहुत सारी लिटिगेशंस फाइल हुई। तो अब ये आया, स्टेट ऐसे बोली कि भाई साहब करना क्या है, हम जब भी डीपीएसपी लगाने की कोशिश करते हैं 39 भी 39 सी, तुम आके फंडामेंटल राइट का झंडा उठाते तो क्या करें, ठीक है। तो उसके लिए क्या हुआ कि बहुत सारे केसेस आएंगे, उन केसेस के बारे में आपको जानना चाहिए, और ये है फंडामेंटल राइट्स वर्सेस डीपीएसपी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। क्या मैं कहना चाह रहा हूं आपसे कि कभी भी डीपीएसपी लगाने की कोशिश कर रही है स्टेट, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको बोला कि भाई ऐसे कर, तो करने जाता है तो फंडामेंटल राइट किसी का हेम्पर होता है, किसी XYZ का फंडामेंटल राइट हेम्पर होता है, और वो लिटिगेशन फाइल कर देता है आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। यहां पर आ गई समस्या। अब समस्या का समाधान क्या है, समस्या के समाधान के लिए स्टेट ने गए सुप्रीम कोर्ट से, भैया आप कहते हैं, आप सॉरी सुप्रीम कोर्ट के पास गए और सुप्रीम कोर्ट से कहा कि भैया आप जो कह रहे हैं वो इस तरह से कह रहे हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे बोल रहे हैं हमको कि ऐसा करो, मटेरियल कंट्रोल ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज शुड बी इन सच ए मैनर सो दैट इट्स सर्व कॉमन गुड। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ जैसे बार बार तुम्हारे दिमाग में स्ट्राइक करे और ये याद हो जाए। 39 भी और 39 सी फ्रीक्वेंटली यूज करना होता है, ऐसे राइटिंग के अंदर भी फ्रीक्वेंटली यूज करेगा, जीएस के अंदर पेपर्स के अंदर भी आपको फ्रीक्वेंटली यूज करना पड़ेगा, ठीक है। चलो सब आगे चलते हैं। तो चंपाकम दोराई राजन केस है, अब इस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। चंपाकम दोराई राजन केस पे क्वेश्चन आ जाएगा, फिर कैसे करोगे। देखो क्या बोला है ये हम समझते हैं। चंपाकम दोराई राजन केस के अंदर ऐसे बोला कि कभी भी कॉन्फ्लिक्ट होगा, इफ देयर इज एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जैसे 39 बी 39 सी या फिर फंडामेंटल राइट्स के अंदर आर्टिकल 14, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है, एट द आर्टिकल 19 दैट टाइम राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, उस समय राइट टू प्रॉपर्टी था फंडामेंटल राइट, है ना, 1951 की बात कर रहे हैं। तो कभी भी फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कंफ्लिक्ट होता है, यहां पर देखिए कंफ्लिक्ट होता है, तो क्या होगा, इट डिक्लेयर दैट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैव टू कंफर्म टू एंड रन एज द सब्सिडियरी ऑफ द फंडामेंटल राइट। तो कौन प्रिवेल करेगा, फॉर्मल विल प्रिवेल, मतलब फंडामेंटल राइट जिंदाबाद। तो मतलब इन्होंने कह दिया कि फंडामेंटल राइट जो होगा ना वही सुप्रीम होगा भैया, ठीक है। आप कहो कि डीपीएसपी से आप कंफ्लिक्ट कर दोगे तो डीपीएसपी को सब्सिडरी बन के चलना पड़ेगा फंडामेंटल राइट का, है ना। देखो कितनी अच्छी लाइन है, इट डिक्लेयर दैट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैव टू कंफर्म टू एंड रन एज ए सब्सिडरी टू द फंडामेंटल राइट्स। ऐसी लाइन आ जाती है, ये कौन से केस के अंदर का है, चंपाकम दोराई राजन केस के अंदर का है, या फिर क्या है, चंपाकम दोराई राजन केस के अंदर का है, या फिर किसके अंदर का है, या फिर आपका गोलकनाथ केस के अंदर का है, केशवनाथ भारती केस के अंदर का है। तो ये बिल्कुल रट लेना आप, राइट। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस वन, राइट। चंपाकम दोराई राजन के अंदर ये कहा कि फंडामेंटल राइट्स कुड बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट, अमेंड कर सकती है पार्लियामेंट, कुड बी अमेंडेड फंडामेंटल राइट। ये लाइन आपको और याद रखनी है। तो चंपाकम दोराई राजन केस के अंदर क्या बोला गया है कि फंडामेंटल राइट भाई ऊपर वाले लेवल के हैं, ठीक है, मतलब डीपीएसपी से ज्यादा बड़े फंडामेंटल राइट है और डीपीएसपी को उनकी सब्सिडी की तरह चलना पड़ेगा, राइट। ये इन्होंने कह दिया इसके अंदर, और इसके आगे फिर हम देखेंगे अब क्या होता है। फिर आता है गोलकनाथ केस। गोलकनाथ ऐसे केस ऐसे बोलता है कि देखो फंडामेंटल राइट, देखो चंपाकम दोराई राजन केस ने क्या बोला, फंडामेंटल राइट को पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है। गोलकनाथ केस बोलेगा कि ये है ना बहुत ही सैक्रोसेंट है, सैक्रोसेंट मतलब पवित्र है, इसको तुम छू भी नहीं सकते, मतलब पार्लियामेंट कैन नॉट चेंज द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो देखो चंपाकम दोराई राजन केस में हालांकि ऐसे बोला गया था कि डीपीएसपी जो है उसको सब्सिडरी बन के चलना पड़ेगा फंडामेंटल राइट की, पर वहां पे फंडामेंटल राइट को चेंज करने का अधिकार दे रखा था पार्लियामेंट को, कि अगर तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम है, ज्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है, तो फंडामेंटल राइट को तुम चेंज कर सकते हो, यू कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। बट यहां गोलकनाथ केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट वापस पीछे आ गया। क्या बोला 1967 के अंदर, गोलकनाथ केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सैक्रोसेंट है, सैक्रोसेंट का मतलब समझते हैं, पवित्र, गंगा जल की तरह पवित्र है, ठीक है, इसको हम छू भी नहीं सकते, पार्लियामेंट इसको छू भी नहीं सकते। इन अदर वर्ड्स द कोर्ट हेल्ड दैट फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी अमेंडेड, अमेंड नहीं कर सकता कौन, पार्लियामेंट।
और अब पार्लियामेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है। पहले तो ऑप्शन था चंपाकम देवराय राजन केस के अंदर, ऑप्शन था कि ठीक है कि फंडामेंटल राइट बड़ा है, डीपीएसपी छोटा है, पर फंडामेंटल राइट को हम अमेंड तो कर सकते हैं चंपाकम देवराय राजन केस के अंदर। बट यहां क्या कह रहा है, तो अमेंड भी नहीं कर सकते, डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड नहीं कर सकते। अब ये करे तो क्या करे, पर पार्लियामेंट भी उस वक्त बहुत पावरफुल थी, ठीक है। पार्लियामेंट विल रिएक्ट एंड पार्लियामेंट रिएक्ट करेगी और वो 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आएगी, जिसके अंदर क्या कह रखा है, आर्टिकल 31C इंसर्ट करा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। आर्टिकल 31C कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंसर्ट करा। 31C का मतलब फंडामेंटल राइट का एक्सेप्शन 31A, 31B और 31C होता है, तो उसके अंदर एक्सेप्शन फंडामेंटल राइट्स के क्या करा, ये देखिए। If a law made to give effect of DPSP in Article 39B and Article 39C, ये बहुत इंपॉर्टेंट, and in the process law violates the Article 14 or Article 19, then the law should not be declared as unconstitutional and void mere on this ground। मतलब क्या है इसके अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं इस पूरी क्लास की, कि 39B और 39C अगर तुमने लगाया है और इसमें तुम्हारा फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 हैम्पर हो रहा है, तो आप उस कानून को कॉन्स्टिट्यूशनली वॉइड नहीं कह सकते। मतलब वो कानून फिर भी चलेगा। मतलब 39B और 39C ये इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल बन गए कि दे आर ग्रेटर देन 39B और 39C इज ग्रेटर देन फंडामेंटल राइट, दैट इज आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दिए 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि मैं इसको अलग से लिख रहा हूं, देखिए 39B एंड 39C, बिल्कुल आप भी लिखें। 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चल रहा है, क्या चल रहा है, 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। 39B एंड 39C इज ग्रेटर देन आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19। अब तुम बोलोगे सर ये तो एनफोर्सेबल ही नहीं थे, पर ये इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं कि इनको इससे बड़ा, मतलब whenever there is a conflict between 39B and 39C versus आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19, who will win? बताओ कौन जीतेगा? Obviously 39B and 39C will win। तो जब इस तरह से इन्होंने कह दिया है, देखिए इसके अंदर दिस इज इंपॉर्टेंट कि any such law which contains the declaration that it is to give effect to DPSP in Article 39B and 39C shall not be questioned in court of law। क्वेश्चन नहीं कर सकते आप कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, मतलब आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा ही नहीं सकते, ठीक है। तो सब एक बार वापस रिपीट करेंगे। चंपाकम देवराय राजन केस क्या बोले, ठीक है। चंपाकम देवराय राजन केस ने ऐसे बोला कि फंडामेंटल राइट इज ग्रेटर देन डीपीएसपी बट यू कैन चेंज द फंडामेंटल राइट। गोलकनाथ केस ने कहा कि तुम चेंज भी नहीं कर सकते फंडामेंटल राइट। आर्टिकल फिर क्या करा, एक हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आए। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो क्या बोलता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये बोलता है कि भाई आर्टिकल 39B एंड 39C इज ग्रेटर देन व्हाट, आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19। ये आपको यहां पर याद रखना है। और यहां पर इसी तरह से मैंने आपको 31C आर्टिकल भी पढ़ा दिया है बातों ही बातों में, राइट। तो आई होप एवरीबडी इज गेटिंग दिस वन। फिर आता है केसों में केस, सबसे बड़ा केस केशवनंद भारती केस, ठीक है। केशवनंद भारती केस 1973 में आता है। इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ अमेंडमेंट, कि आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, दैट मेड द फंडामेंटल राइट कन्फर्म्ड बाय आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19 एज सबऑर्डिनेट टू डीपीएसपी। तो इन्होंने कहा कि 39, अब यहां पर क्या है, केशवनंद भारती केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट मान गया कि 39B, सुप्रीम कोर्ट वो चीज मान गया कि 39B एंड 39C सुप्रीम कोर्ट मान गया इज ग्रेटर देन आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19। लो भाई, सुप्रीम कोर्ट तक मान गए कि 39B एंड 39C इज ग्रेटर देन द आर्टिकल 14 एंड 19। जो बात क्या है, गवर्नमेंट कह रही है, किसके अंदर, गवर्नमेंट कह रही है अपनी अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 25 के अंदर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। गिव मी अ सेकंड। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मिनर्वा मिल केस ने क्या कहा, चंपाकम देवराय राजन केस ने क्या कहा, ठीक है, फिर क्या करोगे, ठीक है। इसलिए सब चीजें पढ़ा रहे हैं। और बिलीव मी, डीपीएसपी में इतना ही पढ़ लो और इसमें से एक क्वेश्चन आना ही है। 2 नंबर की चीज के लिए अपन फाइट कर रहे हैं आज, राइट।
इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट रीइटरेटेड इट्स पोजीशन एज इन केशवनंद भारती केस, जैसे केशवनंद भारती केस में बोला था कि फंडामेंटल राइट्स के अंदर 39B 39C इज ग्रेटर देन द आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19, ऐसा बोला था, वैसे इसके अंदर भी बोला गया, रिट्रेट किया गया। फर्दर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि देखिए ये जो है हमको बैलेंस बनाना पड़ेगा किसके अंदर, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के अंदर, ठीक है, और दे टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द कोर कमिटमेंट ऑफ सोशल रिवॉल्यूशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, यू कैन राइट दिस इन द मेंस एग्जामिनेशन और इट कैन बी आस्क्ड इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आल्सो। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन मिनर्वा मिल केस की जो कहते हैं इसके अंदर कि इट इज जस्ट लाइक टू व्हील ऑफ ए चैरियट, एक रथ के दो पैर है, दो पहिए हैं, सॉरी, ठीक है, रथ के दो पहिए मतलब बिना पहिए के, बिना एक भी पहिए के रथ नहीं चल सकता, ठीक है, तो दे आर लाइक टू व्हील्स ऑफ ए चैरियट, ठीक है। तो आप ये क्या समझे इसके अंदर कि फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, ठीक है, दीज बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, और एक के बिना दूसरा नहीं चलता, तो इसके अंदर हमको हार्मनी करनी होगी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, टू गिव द एब्सोल्यूट प्राइमेसी टू द वन। अगर एक को आप एब्सोल्यूट प्राइमेसी दे देंगे देन इट विल डिस्टर्ब द हार्मनी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की हार्मनी ये डिस्टर्ब कर देगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कह दी है कि भैया फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी दोनों अपनी जगह सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर एक को भी तुमने कह दिया ना कि तू बड़ा, तो कॉन्स्टिट्यूशन की हार्मनी जो होगी that will be disturbed. This is important. This harmony and balance between the two is an essential feature of the basic structure of the constitution, and basic structure of constitution cannot be hampered, कि आपको इनके बीच में बैलेंस बनाकर ही रखना पड़ेगा, ये मिनर्वा मिल केस के अंदर बोला। अब देखिए, गोल सेट आउट बाय द डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैव टू अचीव विदाउट द एब्रोगेशन ऑफ मींस प्रोवाइडेड बाय द फंडामेंटल राइट, कि जो गोल्स दिख रखे हैं, है ना, किसके अंदर, फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी के अंदर, उसको आप अचीव करें, करना होगा आपको, अचीव तरीके निकालें अचीव करने के लिए बिना फंडामेंटल राइट्स को हैम्पर करे, अप्रोगेट किए, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन कम इन द एग्जामिनेशन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉलोइंग केसेस डिड सुप्रीम कोर्ट होल्ड दैट हार्मनी एंड बैलेंस, समझिए क्यों पढ़ा रहे हैं तुम्हें, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी is an essential feature of the basic structure of the constitution. Yes sir, मिनर्वा मिल केस के अंदर ये बोला जाता है, ये बोला गया है मिनर्वा मिल केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आई होप दिस इज क्लियर। तो अभी तक हमारे क्या हो गया, 39A 39B 39C 39C तक हम क्लियर कर गए हैं, और हमने 39C के बाद 3 केसेस, 3 या 4 केसेस पढ़े। चंपाकम दोराईराजन केस, बोलो अपनी जुबान से बोलो, चंपाकम दोराईराजन केस पहला है, ऐसे भी पूछ सकते हैं कौन पहला है कौन बाद में है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट केस है दैट इज व्हाट, गोलकनाथ केस। फिर 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, फिर क्या हुआ है, 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद केशवनंद भारती केस आया, केशवनंद भारती केस के बाद कौन आया, मिनर्वा मिल केस आया। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब हम पढ़ रहे हैं 39D। 39D इसके अंदर बोला है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, कि मैन और वीमेन दोनों को इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क करना चाहिए। तो 39A एडुकेट लाइवलीहुड, 39B कंट्रोल एंड ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज शुड बी इन सच अ मैनर सो दैट इट कैन सबसर्व कॉमन गुड। 39C ऐसे बोलता है कि इकोनॉमिक सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि कॉमन डेट्रीमेंटल की तरफ नहीं चल जाए, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो। 39D अपन इसके अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस सुनना है, रिवाइज भी नहीं करना है आपको, सिर्फ सुनना है, और सुन के सब कुछ डीपीएसपी आपके क्लियर हो जाएगा, राइट। 39D क्या है ये समझिए कि देयर शुड बी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वीमेन, मैन और वीमेन के लिए, दोनों के लिए इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई और ज्यादा काम करे कोई दूसरा, दोनों सेम काम करें और इनको सैलरी के अंदर इक्वल ना मिले, राइट। तो हम देखते हैं इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क डी। अच्छा, ई आर्टिकल क्या बोलता है ये समझो, दैट द हेल्थ एंड द स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स मैन एंड वीमेन। एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बोला था कॉन्स्टिट्यूशन का एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है डीपीएसपी के केस के अंदर, ठीक है, मैंने आपको बताया भी था किस तरह से क्वेश्चन डायरेक्टली रॉ कॉन्स्टिट्यूशन में उठा के डाल देते हैं। अभी समझो, वर्कर मैन एंड वीमेन, ठीक है, ये देखिए हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर मैन एंड वीमेन एंड द टेंडर एज ऑफ द चिल्ड्रन, सबका आ गया, सब आ गया इसके अंदर, ठीक है, वर्कर भी आ गया, वर्कर भी आ गया इसके अंदर, ठीक है। अगर हम देखें तो वर्कर भी आ जाएगा, मैन भी आ जाएगा, वीमेन भी आ जाएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड द टेंडर एज ऑफ द चिल्ड्रंस आर नॉट अब्यूज्ड, इनको अब्यूज नहीं करना, मतलब इस तरह का सिस्टम ना हो जाए, इसकी शक्ल देखो आप, इस तरह का सिस्टम ना हो जाए कि भाई तुमने इसके ऊपर काम इतना सारा लाद दिया, तो काम जो होना है ना उनको एज के हिसाब से इसके अंदर काम, इसमें आप देखेंगे कि एज के हिसाब से काम होना चाहिए आपका, राइट। तो यहां पर देखिए अब्यूज नहीं होना चाहिए इनका। एंड द सिटीजंस आर नॉट पोस्ट बाय द इकोनॉमिक नेसेसिटी, की सिटीजंस ऐसा ना हो कि इकोनॉमिक नेसेसिटी के कारण हाँ ठीक है चलो पेट तो भरना है, इसके लिए क्या करना है, फिर हमको ज्यादा भी काम करना है, इस तरह की शक्ल बनानी पड़ जाए,
ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। सबके लिए है, वर्कर्स, मैन एंड वीमेन एज वेल एज चिल्ड्रन, टेंडर एज ऑफ द चिल्ड्रंस आर नॉट अब्यूज्ड एंड दैट द सिटीजंस आर नॉट फोर्स्ड बाय द इकोनॉमिक नेसेसिटी, इकोनॉमिक नेसेसिटी से फोर्स नहीं होगा। 39F चिल्ड्रंस के लिए, स्पेसिफिकली चिल्ड्रंस के लिए, चिल्ड्रंस आर गिवन अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटी टू डेवलप ए हेल्दी मैनर एंड इन कंडीशंस ऑफ फ्रीडम एंड द डिग्निटी एंड द चाइल्डहुड एंड यूथ आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो इसका मतलब ये है बचपन है, बचपना ही रहना चाहिए, ठीक है। ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से है, दिस इज इंपॉर्टेंट। बचपन जो है वो बचपन ही रहना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप किसी बच्चे से अपना बचपन छीन ले, उसका बचपन छीन ले। तो स्टेट को ऐसा पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे अपॉर्चुनिटी एंड फैसिलिटी टू डेवलप इन ए हेल्दी मैनर एंड इन कंडीशन ऑफ फ्रीडम एंड डिग्निटी, फ्रीडम और डिग्निटी बची रहे। तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड पूछे जा सकते हैं। चाइल्डहुड एंड द यूथ आर प्रोटेक्टेड, इसके अंदर आपको इसमें समझ में आना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर। तो दिस इज अबाउट द व्हाट 39A, 39B, 39C, 39D, 39E, 39F प्लस जो भी इसके अंदर अपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करे। 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करा था और एक अपन ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करा, ठीक है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या करा था अपन ने, ये समझो 39F लेकर आए थे हम, ये आपको याद करना है। लास्ट में मैं आपको याद भी करा दूंगा कौन कौन से अमेंडमेंट्स हैं, डोंट यू वरी अबाउट दैट। अब आता है 39 कैपिटल ए, है ना, स्मॉल ए पढ़ लिया, 39 कैपिटल ए। अब इसके अंदर ये कहा जाता है कि फ्री लीगल एड के बारे में इसके अंदर बात है। जैसे मान लीजिए कि मैं बहुत गरीब आदमी हूं और मेरे ऊपर केस हो गया है, ठीक है, फाइल हो गया है केस। अब मेरे लिए केस लड़ने के लिए तो कोई है नहीं, तो मेरे को कभी न्याय मिल सकता है क्या? मान लो मेरे फैमिली के साथ बहुत बुरा हुआ, किसी ने बहुत बुरा करा, पर मैं केस ही नहीं लड़ सकता, तो मेरे को न्याय मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता। तो ये स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अगेन आई एम सेइंग दिस इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड विद जस्टिस, और जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए मेरे को फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना होगा। दैट इज 39A आर्टिकल। ऑपरेशन ऑफ लीगल सिस्टम प्रमोट्स जस्टिस and on the basis of equal opportunity should be there, provide free legal aid, free legal aid provide करना होगा। और इसके लिए ही नालसा एक्ट बनाया गया। एक एक्ट से नालसा एक बॉडी है वो बनाई गई जो कि फ्री लीगल एड करती है। नालसा मैंने आपको करंट अफेयर्स में भी पढ़ा रखा है, राइट। तो फ्री लीगल एड बाय सुटेबल लेजिस्लेशन और स्कीम्स और इन एनी अदर वे टू एंश्योर दैट अपॉर्चुनिटीज, क्या एंश्योर करना है अपन को? एंश्योर ये करना है कि अपॉर्चुनिटीज फॉर सिक्योरिंग जस्टिस आर नॉट डिनाइड टू एनी सिटीजन बाय रीजन ऑफ इकोनॉमिक और देयर डिसेबिलिटीज। कि भाई मैं इकोनॉमिक बहुत कमजोर हूं, मैं गरीब आदमी हूं, तो मेरे को जस्टिस ही नहीं मिल रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो आपको लॉ से ऐसा कुछ करना पड़ेगा, लेजिस्लेशन से ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि आपको गरीब आदमी को भी जस्टिस मिले, गरीब आदमी को भी, आपके जैसे और मेरे जैसों को भी जस्टिस मिले। फ्री लीगल एड शुड बी प्रोवाइडेड। तो 39A के अंदर जो आप एक वर्ड याद कर सकते हैं, दैट इज प्रोवाइड फ्री लीगल एड फॉर द इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक्स वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ये आप याद कर सकते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट 39A। यहां तक क्लियर है सबको? 39A भी अपन इसके अंदर पढ़ लिए। अब एक सबसे महान आर्टिकल 40, आर्टिकल 40 ये क्या कहेगा? आर्टिकल 40 क्या बोल रहा है? स्टेट को ऐसे स्टेप लेने चाहिए, स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज करें किसको? विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करें एंड एंड्यू विद सम स्पेशल पावर, इस ऐसी स्पेशल पावर इसके अंदर एंड्यू करें, ऐसी अथॉरिटी इसके अंदर एंड्यू करें जो कि नेसेसरी हो, किसके लिए? कि सेल्फ गवर्नेंस कर सके। क्या याद आ रहा है इससे आपको? ठीक है, व्हाट आर यू गेटिंग फ्रॉम दिस वन, राइट। आप ये समझ रहे हैं कि विलेज पंचायत बनाई जाए और इसमें ऐसी पावर दें, एंड्यू करें, पावर डालें, जिससे कि ये खुद सेल्फ गवर्नेंस कर सके। सर हमें आ रहा है टियर 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, टियर 3 ऑफ द स्टेट, ठीक है, स्टेट का टियर 3, दैट इज व्हाट? दैट इज द पंचायती सिस्टम। और हमें याद आ रहा है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और हमें याद आ रहा है गांधी जी। गांधी जी कहां से याद आ गए? गांधी जी ही बोल के गए थे ये कि हमको डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहिए, कि पावर का कंसंट्रेशन सिर्फ सेंटर के ऊपर ना हो, नीचे से पॉलिसी बननी चाहिए, ग्रास रूट डेमोक्रेसी होनी चाहिए, मतलब नीचे से ऊपर आनी चाहिए पॉलिसी मेकिंग, ठीक है। ये हमको कौन कह के गए साहब? गांधी जी कह के गए थे। तो इसको गांधीयन प्रिंसिपल भी बोलते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। आर्टिकल 40, तो इसके अंदर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करा गया, अमेंडमेंट किया गया 1992 के अंदर, और ये प्रिंसिपल जो है आर्टिकल 40 जो है वो अलाउ कर दिया गया, अप्लाई कर दिया गया। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इसी की तरह हम आर्टिकल 41 की तरफ जाते हैं। अब आर्टिकल 40 तक हम पढ़ चुके हैं। 39A, B, C, D, E, F बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे साहब, सब कुछ आ गया उसके अंदर, ठीक है। इसके बाद 39A वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था, फ्री लीगल एड।
फिर इसके बाद गांधीयन प्रिंसिपल आर्टिकल 40, अच्छा कौन से गांधीयन प्रिंसिपल है, कौन से लिबरल प्रिंसिपल है, कौन से इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल है, कौन से सोशल प्रिंसिपल, सब बता दिया जाएंगे। ठीक है, अब ऐसा मत समझना सब गांधीयन प्रिंसिपल क्या होता है, सब बता दिया जाएगा, सब कवर होगा, डोंट यू वरी अबाउट दिस वन। आर्टिकल 41, चलो आर्टिकल 41 की तरफ चलते हैं। द स्टेट शैल विद इन द लिमिट ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी, जितनी उसकी इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट, मेक इफेक्टिव प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग द राइट टू वर्क, टू एजुकेशन, टू पब्लिक असिस्टेंस। क्या है, तीन चीज, वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस। वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस, इस तीन चीजों को याद करना है। वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस, मतलब कि भाई स्टेट को अपनी कैपेसिटी के हिसाब से काम दो, एजुकेशन दो और पब्लिक असिस्टेंस प्रोवाइड करे। किसको, सबको नहीं भाई, किसको करो, इन चार लोगों को। सोडू, सोडू याद करो, इसके अंदर है ना, ये याद करने देखो। अब ये स्लाइड याद कर लो इसके अंदर, और आर्टिकल 41 इज कंप्लीट। आर्टिकल 41 इज कंप्लीट, जिसके अंदर आर्टिकल 41 के अंदर क्या कह रहे हैं, तीन चीजें दो, वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस। बोलो, वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस, ये दो किसको, सोडू को दे दो। सोडू कौन है, जो पर्सन सिक है, एस फॉर सिक, ओ फॉर ओल्ड एज, डिसेबिलिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। सोडू को आप WEPA दे दो। ऐसे याद करोगे भाई, 2 दिन बाद प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, सबको याद रह जाएगा। ठीक है, नॉट वरी अबाउट दैट वन। सोडू को WEPA दे दो। किसमें लिख रखा है, आर्टिकल 41 में लिख रखा है, एंड आर्टिकल 41 इज कंप्लीट, नथिंग मोर इन आर्टिकल 41। लेट्स अंडरस्टैंड आर्टिकल 42। द स्टेट शैल मेक प्रोविजन फॉर सिक्योरिटी, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैटरनिटी लीव्स मिलती है वो यहीं से आ रही है, समझ में आ रहा है। तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो है, ठीक है, मैटरनिटी के बेनिफिट के एक्ट करना, अगर कोई माँ बन जाती है तो उसको कुछ छुट्टियां चाहिए होती है, मैटरनिटी बेनिफिट लीव जो होती है, दैट कम्स फ्रॉम दिस वन, राइट। आर्टिकल 42 कहां पे लिख रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 42। तो जस्ट और ह्यूमन कंडीशन बनाए, किसकी, वर्क की जस्ट और ह्यूमन कंडीशन बनाए एंड मैटरनिटी रिलीफ दे, इस तरह का आर्टिकल है आर्टिकल 42। आर्टिकल 41, सोडू, WEPA, बोलो सोडू, WEPA, एस फॉर सिकनेस, O फॉर ओल्ड एज, D फॉर डिसेबिलिटी एंड फोर्थ यू मतलब अनएम्प्लॉयमेंट। सर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है, और ये लास्ट में दिखा ना अनएम्प्लॉयमेंट, तब तो हमारे आंखों में आंसू आ गए कि स्टेट को करना ही चाहिए। ठीक है, वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस के अंदर स्टेट को क्या करना चाहिए, स्टेट को हेल्प करनी चाहिए। और नेक्स्ट इस आर्टिकल 42 आपको समझ में आ रहा है, सबको याद हो रहा है, एक एक वर्ड याद हो रहा है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन मिल गया। आर्टिकल 42, स्टेट शैल मेक प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ द वर्क एंड फॉर द मैटरनिटी रिलीफ, दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। आर्टिकल 42 नाउ मूव टुवर्ड द आर्टिकल 43, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कैसे याद करना है बताते हैं। क्या क्या लिख रखा है इसमें, टू सिक्योर बाय सुटेबल लेजिस्लेशन, मतलब लॉ बना दो, क्या कर दो, लॉ बनाकर। कैसे, लॉ बनाकर क्या करें, इकोनॉमिक या फिर कोई इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन बना दो, और इन अदरवाइज ऑल वर्कर्स, सारे वर्कर्स को। अब यहाँ पे वर्कर्स के लिए गया 43 आर्टिकल 3 को ऐसा करो तो W बन जाता है, 3W की तरह है तो वर्कर्स। ठीक है, ऑल वर्कर्स, कौन से, एग्रीकल्चर की बात भी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर वर्कर की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर की बात कर रहे हैं, कोई लूप होल नहीं छोड़ेंगे, और अदरवाइज कोई भी वर्कर, इनको क्या है, लिविंग वेजेस प्रोवाइड होने चाहिए, कंडीशन ऑफ वर्क प्रोवाइड होना चाहिए कि कंडीशन ऑफ वर्क शुड बी देयर, और क्या प्रोवाइड होना है, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ प्रोवाइड होनी चाहिए, एंड फुल एंजॉयमेंट ऑफ लीजर। लीजर का मतलब होता है खाली समय में मिले, भाई ऐसा नहीं काम ही करते रहे। ठीक है, आप पढ़ाते ही चले गए, लाइफ में पता ही नहीं क्या चला गया। ठीक है, आपने लाइफ में बहुत कुछ खो दिया। ठीक है, ऐसा हम भी तो वर्कर ही हैं, आप भी वर्कर हैं, हम भी वर्कर हैं, राइट। मतलब अगर आप वर्क करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो आप समझ रहे हैं, तो ये हम पर्सनली थोड़े हो गए इसके अंदर, ये समझो क्या बोल रहे हैं, टू सिक्योर बाय द सुटेबल लेजिस्लेशन, कोई एक ऐसा लेजिस्लेशन बनाओ जिससे कि लिविंग वेजेस तो मिले, भाई इतना काम कर रहे हैं कुछ पैसा तो मिले, राइट। कंडीशन ऑफ वर्क, तो मिनिमम वेजेस विल डिराइव फ्रॉम दिस वन, कि मिनिमम वेजेस जो एक्ट जो बनता है कि कम से कम इतना तो वेजेस होना चाहिए, वो इसके अंदर से आएगा। ठीक है, लिविंग वेजेस, कंडीशन ऑफ द वर्क, एंश्योर ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड फुल एंजॉयमेंट ऑफ लीजर, लीजर का फुल एंजॉयमेंट करे खाली समय का, एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज को भी, घर में शादी है और तुम काम कर रहे हो तो दैट इज नॉट राइट। ठीक है, तो इस तरह से इसके अंदर इस आर्टिकल बोला है। 43 आर्टिकल को ऊपर उल्टा कर दो, W बन जाएगा। 42 आर्टिकल में क्या कर रखा है कि यहाँ पे मैटरनिटी रिलीफ की बात हो रही है, ये बिल्कुल याद रखिएगा। 41 आर्टिकल सोडू, WEPA। 40 आर्टिकल गांधी जिंदाबाद। ठीक है, क्या होगा, टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत टू अंडू इन देम इन सच पावर्स, कुछ पावर्स के अंदर डालेंगे जिससे कि क्या हो कि इसके सेल्फ गवर्नेंस की बात है। समझ में आ गया।
39 ABCDEF तो आपको याद ही होगा, इस तरह से आपको याद करना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो क्या है इसके अंदर, स्टेट शुड सिक्योर व्हाट, लिविंग वेजेस, ऐसे याद कर लो, लिविंग वेजेस, कंडीशन ऑफ वर्क, एंश्योरिंग ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड फुल एंजॉयमेंट ऑफ लीजर। ये बात करी गई है किसका, टू हुम, वर्कर्स का, सब तरह के वर्कर्स की बात हुई है। 3 को उल्टा करोगे तो डब्ल्यू बन जाएगा, 43 के अंदर वर्कर की बात हुई है, सब तरीके के वर्कर, ऑल वर्कर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है, सारे वर्कर। और कैसे करेगी, लेजिस्लेशन से करेगी या फिर इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी, लेजिस्लेशन और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको इसके अंदर याद रखना है। बोलो याद हो रहा है सबको, ठीक है। अभी जिसने भी पहले आर्टिकल से पहली क्लास से पार्ट फर्स्ट से पढ़ा है तो उसको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 36 आर्टिकल से इसमें स्टार्ट करा है। 36 से पहले जो भी भाषाएं थी कॉन्स्टिट्यूशन की वो भी मैंने आपको बताई थी, 36 आर्टिकल से स्टार्ट करा है और अभी तक उसको सारे आर्टिकल्स याद हैं, ठीक है। एक बार वापस अपने दिमाग में रिकॉल करो, 43 आर्टिकल भी हो गया, इसी तरह से 43 भी आया। अब 43 भी 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था 2011 के अंदर। अभी ये जो वर्ड कोऑपरेटिव था इसके ऊपर करंट अफेयर्स हैं के अंदर क्वेश्चन है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने इसको हटा दिया है, राइट, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। तो ये 43B आर्टिकल है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, व्हाट इज 43B आर्टिकल इज क्लियर टू एवरीवन। एंड अगर हम देखें तो हमने आज इसके अंदर क्या करा, 43B आर्टिकल तक हमने इसके अंदर पढ़ लिया है, राइट, 43 आर्टिकल तक हमने पढ़ लिया है। एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। एंड ये पार्ट सेकंड है, पार्ट थर्ड कल आएगा। अब मैं पार्ट में क्यों बना रहा हूँ सर, एक साथ ही पढ़ा देते, इसलिए पढ़ा रहा हूँ बच्चों क्योंकि आपका एग्जाम पास में है। तो सर इसका मतलब तो आपको एक साथ पढ़ा, नहीं, एक साथ नहीं पढ़ा सकते इनको, नहीं तो तुम बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे, राइट। पार्ट थर्ड जब आएगा तो कल आएगा। तो 7 को आया पार्ट फर्स्ट, 8 को आया पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड के अंदर अपन कंप्लीट कर देंगे क्योंकि पार्ट फोर्थ करने के लिए आपके पास समय नहीं, जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तब लाना पड़ेगा, नहीं तो पार्ट फर्स्ट। पार्ट 3 के अंदर हम इस पूरे वीडियो को कंप्लीट कर देंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। आई होप यू एंजॉय दिस क्लास, ठीक है। प्लीज रिवाइज करते रहो, इस एग्जाम के अंदर यही है, रिवीजन करते रहो जितना अच्छा हो सके, ठीक है। और डीपीएसपी ये कुछ भी करना पर ये वीडियो देख कर जाना, ठीक है। अभी तक देख लिया होगा, लास्ट में मैं बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग में बोलना चाहिए था, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास, थैंक यू सो मच।